ये जो तस्वीर आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये खातून नहीं बल्कि एक डैन है। डैन इसलिए है क्योंकि इसने अपने खामंद को कत्ल करवाया और बाद एक रेज़र की मदद से उसकी मूंछें जो है वो रेज़ कर दी जाती हैं और फिर उसके बाद उसकी लाश को नहर में फेंकवा दिया। मैं डैन का लफ्ज़ इसलिए इस खातून के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसने ये भी नहीं सोचा कि इसके 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे, बाप के बगैर मेरे बच्चों का क्या बनेगा। क्योंकि ये एक डैन थी तो इसे सोच कहाँ से आती, इसलिए इसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस खातून ने अपने खावंद को कत्ल क्यों करवाया और कत्ल करने के अंदर कितने लोग मुलविस थे और इस कत्ल करने में औरत का क्या मकसद था। अब हैरानगी की बात यह है कि इस कत्ल के पीछे 9 माह लगे और 9 माह के बाद ही इस खातून ने आखिर क्यों अपने खावंद को कत्ल कराया, जबकि इसे पहले भी तो वो कत्ल करवा सकती थी, क्यों नहीं पहले कत्ल करवाया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके तमाम तर जवाबात आज के इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको दूंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है और बड़े ही ध्यान के साथ सुनना है। नाज़रीन कराम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो लाहौर के एक इलाके में पेश आया है। लाहौर का एक इलाका है जिसका नाम है ग्रीन टाउन। ग्रीन टाउन में एक फैमिली रहती है और इस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ की एक अहलिया है जिसका नाम कैसरा बीवी और इन दोनों के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की उम्र 8 साल और उससे छोटे बेटे की उम्र 6 साल जो कि दोनों पाँव से माजूर है, जबकि इनकी एक तीसरी बेटी है जिसकी उम्र जो है वो 40 दिन है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि मोहम्मद आसिफ जो है वो एक पैरिटी की मशीनें चलाता है और यही इसका जरिया माश है, इसी से वो कमाता है। और इसकी फैक्ट्री के अंदर 2 मुलाजिम हैं जिसमें से एक मुलाजिम का नाम रिजवान और रिजवान की उम्र 25 से 26 साल होगी। एक दिन क्या होता है, यानी कि 22 अक्टूबर वाले दिन आसिफ जो है वो शाम को घर आता है। शाम को घर आने के बाद खाना खाता है और 2 घंटे के बाद आसिफ जो है वो घर से निकलता है और बेगम को कहता है कि मैंने फैक्ट्री जाना है, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। अब आसिफ जो है वो 2 घंटे के बाद जैसे ही घर से निकलता है तो आगे से तकरीबन लेट नाइट हो जाती है और आसिफ अभी तक घर नहीं पहुंचा होता। अब जो आसिफ की बेगम थी कैसरा बीबी, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आज से पहले आसिफ ने तो कभी ऐसा नहीं किया। वो कॉल्स पे कॉल्स करती हैं लेकिन आसिफ का नंबर आगे से स्विच ऑफ जा रहा होता है। खैर किसी न किसी तरह से रात गुजर जाती है और दिन आता है 23 अक्टूबर का और आज के दिन फैक्ट्री से एक मुलाजिम जिसका नाम रिजवान है कैसरा बीबी के पास आता है। अब इस रिजवान मुलाजिम ने कुछ पैसे हाथ में लिए होते हैं और आके कैसरा बीबी को ये कहता है कि उस्ताद जी ने ये पैसे भेजे हैं और आप जो है वो इन पैसों को संभाल कर रख ले। ऐसे जो कैसरा बीबी थी वो ये पूछती है कि तुम्हारे उस्ताद जी अभी तक घर नहीं पहुंचे, खैरियत है कि उनका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। आगे से ये मुलाजिम रिजवान ये जवाब देता है कि से उस्ताद जी जो है वो बड़े ही जरूरी काम से पेशावर गए हुए हैं, शायद 2 दिन तक उस्ताद जी वापस भी ना आए। आगे से ये रिजवान से ये पूछती है कि उनका तो फोन बंद जा रहा है, क्या फोन बंद होने के मुतालिक भी उसने कुछ बताया था। आगे से रिजवान उसे ये जवाब देता है कि इसके मुतालिक तो मुझे मालूम नहीं। कल उस्ताद जी जो है वो बड़ी ही डील करने के लिए गए हुए हैं और उनकी एक अच्छी डील है पेशावर में, इसलिए वो गए हैं अपने क्लाइंट के साथ। खैर अब बेगम इतना जब अपने मुलाजिम से सुनती है तो उसके बाद वो तसल्ली कर जाती है कि मेरा खामन जो है वो कहीं दूर काम के लिए गया हुआ है और 2 दिन गुजर जाते हैं। ये 2 दिन से मुसलसल जो है वो कैसरा बीबी अपने खामन को कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी लेकिन उसका फोन जो था वो स्विच ऑफ जा रहा था। अब 2 दिन गुजर गए। ये कहानी तो है इस घर की। अब दूसरा घर यानी कि जो इसके भाइयों का घर था, जो यहाँ पर इसकी वालदा रहती थी, वो वाला यानी कि ये जो आसिफ था ये अपनी वालदा और अपने भाइयों से अलग रहता था एक जगह पर। वहाँ पर इसने अपना घर रखा हुआ था और वहीं पर फैमिली के साथ अलहदा रहता था। इसके भाई और इसके वालिदैन एक और जगह पर रहते थे। इसके बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और आसिफ से रब्ता कर रहे थे मुसलसल, लेकिन आसिफ से रब्ता नहीं हो रहा था। आज से पहले आसिफ ने कभी ऐसा नहीं किया कि जब भी कहीं पर जाता था तो वो ज़रूर बताकर जाता था कि मैं जा रहा हूँ इस काम के मुतालिक, दिन मुझे लगेंगे और इतने दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन आसिफ ने कभी भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया था। इसके बाद क्या होता है कि आरिफ जो है वो अपनी भाभी के पास आ जाता है, कैसरा बीबी के पास, इसे लेता है, मोटरसाइकिल पर बैठाता है और मुतलका थाने में चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जो है वो मुतलका थाने में जाकर एक FIR दर्ज कराते हैं और इस FIR की मुद्दइया जो बनती है वो कैसरा बीबी बनती है कि मेरा खामन जो है वो पिछले 3 दिन से मुसलसल घर से लापता है।
ये एफआईआर जो है वो अगवा की दर्ज की जाती है और उसके बाद पुलिस जो है वो इस एफआईआर के ऊपर काम करना शुरू करती है। अब जैसे एफआईआर थाने में दर्ज होती है तो उसके बाद पुलिस इस एफआईआर पे काम करना शुरू करती है। तो पुलिस जो है वो इस मुलाजिम रिजवान को भी तशवीश में शामिल करती है। एक दिन क्या होता है कि पुलिस इस मुलाजिम रिजवान को थाने में बुलाकर ये पूछती है कि हाँ भाई, उस्ताद जी के मुतालिक बताओ कि उस्ताद जी कहाँ पर गए हुए हैं काम करने के लिए, किन क्लाइंट के पास गए हुए हैं, क्या तुम्हें पता है इनके बारे में। ये मुलाजिम रिजवान ये जवाब देता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि उस्ताद जी किन के साथ गए हुए हैं। हाँ, उस्ताद जी ने मुझे चंद पैसे दिए थे जो मैं कैसरा बीबी को दे के आया था और उसके बाद जो है वो मैं फैक्ट्री में आ गया था। उस्ताद जी 3 दिन से लापता है, इसके बाद मुझे और भी कुछ पता नहीं। आगे से ही पुलिस वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है। अब ये पुलिस वाले रिजवान के साथ जो है वो फैक्ट्री में आ जाते हैं और पूरी तरह से छानबीन करते हैं उस ऑफिस की जहां पर आसिफ बैठा करता था। कोने की छानबीन करते हैं, हर एक फाइल को तलाश किया जाता है कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए ताकि इनको ये पता चल सके कि आसिफ किन क्लाइंट से पेशावर मिलने के लिए गया हुआ है। और क्या होता है कि पुलिस को यहाँ से कोई भी क्लू नहीं मिलता, कोई भी की पॉइंट नहीं मिलता, कोई भी सुराग ना मिलने की वजह से पुलिस जो है वो दोबारा से थाने में वापस आ जाती है। एक दिन गुजरने के बाद फिर जो है वो पुलिस रिजवान दोबारा जो है वो तशवीश के लिए थाने बुलाती है, लेकिन अब की बार तशवीश जो है वो रिवायती अंदाज में की जाती है। जब तशवीश को रिवायती अंदाज में किया जाता है तो आसिफ होता है ब्रेक और यहाँ से कहानी शुरू होती है जो कि असल कहानी थी। अब जब रिजवान ब्रेक होता है तो उसके बाद रिजवान पुलिस को ये बताता है कि जो कैसरा बीबी है इसका मेरे से जो है वो टिकटॉक के ज़रिए से रब्ता हुआ था, हमारी दोनों के दरमियान अच्छा रिलेशन भी है, हम दोनों जो हैं वो काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ राब्ते में थे, लेकिन आसिफ जो था वो हमारे लिए रास्ते की रुकावट था। वो रुकावट इसलिए था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आसिफ जो था वो कैसरा का पहला खावन था। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस रिजवान का ये बताना है कि हम जब बात करते थे तो कैसरा इतना ज़्यादा मैच्योर थी कि उसने किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी और ना ही मैंने किसी को कानो कान खबर होने दी कि हम दोनों एक दूसरे से रिलेशन में हैं, हम दोनों का एक दूसरे के साथ राब्ता है। आसिफ जब भी कैसरा को मैके छोड़ के वापस आता था तो उसके बाद कैसरा वहाँ से आसानी के साथ बहर आ जाती थी और हम बहर जो है वो घंटों मुलाकात किया करते थे और गपशप लगाते थे। अब 5 साल से हमारा ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन हमारे रास्ते की रुकावट सिर्फ एक शख्स था, वो था आसिफ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। आसिफ जो था वो माली तौर पर स्ट्रॉन्ग था, अच्छा खासा पैसा था उसके पास। अब यहाँ पर हमारे 2 मकसद थे। अब एक मकसद मेरा ये था कि कैसरा से शादी करना और दूसरा मकसद कि आसिफ का पैसा भी हमारा हो जाए, फैक्ट्री भी हमारी हो जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। फिर हम दोनों ने बनाया प्लान और प्लान के मुताबिक क्या होता है कि हम आसिफ को कत्ल कर देंगे। ये रिजवान बताता है कि हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और वो प्लान में क्या था कि हम जब आसिफ को कत्ल कर देंगे तो उसके बाद हम दोनों जो है वो शादी कर लेंगे और ये फैक्ट्री भी हमारी होगी। फैक्ट्री भी हमारी होगी और हम इस फैक्ट्री को वैसे ही चलाएंगे जैसे आसिफ इस फैक्ट्री को चलाता आ रहा है, ये हमने सोचा था। अब रिजवान ये बताता है कि अब मेरी बात सिर्फ जो है वो कैसरा नहीं थी, बल्कि मेरा टारगेट जो था वो आसिफ का कारोबार और आसिफ का पैसा भी था। इसके बाद क्या होता है कि आसिफ की फैक्ट्री के अंदर जो 2 मुलाजिम थे उनमें से एक मुलाजिम जो है वो काम छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद मुझे जो है वो कैसरा ये बताती है कि आसिफ की फैक्ट्री में जगह है काम करने की, तुम ऐसा करो वहाँ पर चले जाओ और जाकर आसिफ को कहो कि मुझे काम की अशद ज़रूरत है और आसिफ एक नरम दिल आदमी है, वो तुम्हें बहुत जल्द काम भी दे देगा। रिजवान जो है वो कैसरा के कहने के ऊपर जो है वो जैसे ही आसिफ के पास जॉब के लिए जाता है तो आसिफ आगे से इसे जॉब पर रख लेता है। ये मुसलसल 9 माह इसलिए जॉब करता है ताकि इस कारोबार का हर तरह से राज जान सके, भेद जान सके कि कितने क्लाइंट हैं इसके पास, कितने क्लाइंट हैं इसके पास, कितना पैसा किससे लेना है, कितना पैसा किसको देना है, हर एक पॉइंट जो है वो कारोबार का जज किया जाता है। अब जैसे ही 9 माह गुजरते हैं, 9 माह गुजरने के बाद ये रिजवान कैसरा को ये बताता है कि मैं अब कारोबार का हर एक पॉइंट जान चुका हूँ, किस क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है, किस क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, किससे पैसे कितने लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। अब रिजवान ये बताता है कि मैं अब इस फैक्ट्री को आसिफ से भी बेहतर चला सकता हूं। तो उसके बाद ये असल प्लानिंग और असल खेल यहाँ से शुरू होता है।
इससे पहले जो मैंने आपको बात शुरू में बताई थी वो दरअसल मनगढ़ंत और झूठी कहानी थी जो कि कैसरा और रिजवान ने बनाई थी। अब क्या होता है कि इन दोनों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के लिहाज से जैसे ही आसिफ अपने घर से 2 घंटे खाना खाने के बाद वहां से फैक्ट्री के लिए जाता है, उसके बाद आसिफ का ये मुलाजिम रिजवान जो है वो आसिफ को खाने के अंदर नींद वाली गोलियां मिलाकर जो है वो दे देता है, जिसके बाद आसिफ को नींद आ जाती है। आसिफ को नींद आती है तो उसके बाद ये गन निकालता है और आसिफ के सर पर जो है वो शूट कर देता है। अब रिजवान सर में गोली मारने के बाद कैसरा को कॉल करके ये बताता है कि भाई काम हो गया। आगे से कैसरा जो है वो फौरी तौर पे फैक्ट्री पहुंचती है। कैसरा जब फैक्ट्री पहुंचती है तो क्या देखती है कि आसिफ की लाश जो है वो वहां पर पड़ी हुई है। बाद सबसे पहले उस कमरे में सफाई की जाती है, खून के निशानात खत्म किए जाते हैं ताकि कोई भी जो है निशान पुलिस को ना मिल सके। उसके बाद साफ ज़ाहिर आसिफ की शनाख्त भी हो सकती थी, तो इसलिए इन्होंने क्या कदम उठाया कि आसिफ की जो मोचे थी वो रेजर की मदद से रेज कर दी जाती है। आगे से आसिफ ने जो है वो अपने चेहरे पर बड़ी बड़ी मोचे सजा रखी थी। इसकी तस्वीर भी आप मेरी स्क्रीन पर वाज़े देख सकते हैं। अब जैसे ही इसकी मोचे जो है वो रेज की जाती हैं तो उसके बाद शाम होने का इंतज़ार किया जाता है कि शाम हो, और उसके बाद ये दोनों जो हैं वो आसिफ की लाश को एक बोरी में बंद करते हैं। बोरी में बंद करने के बाद एक नहर में जाकर फेंक देते हैं ताकि इसकी लाश का कोई भी सुराग मिल ना सके। इस नहर का नाम पतोकी नहर था और पतोकी नहर में जाकर जो है वो आसिफ की लाश को फेंक दिया जाता है। और उसके बाद पुलिस जो है वो तशवीश के बाद आसिफ की लाश की शनाख्त के लिए रिजवान को ले जाती है। तो इसके बाद रिजवान जो है वो पतोकी नहर की शनाख्त देता है, क्योंकि ये एक और थाना की हदूद में आता था, पतोकी का एरिया। इसके बाद पुलिस क्या होती है कि मुतलका थाने में इतला देती है और पूछती है कि क्या आपको किसी नामालूम अफराद की लाश मिली है। आगे से इस थाने से बड़ा ही पॉजिटिव जवाब आता है कि हमें एक नामालूम अफराद की लाश मिली है जिसकी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है और हमने इसकी लाश को अमानत के तौर पर दफना दिया है। और इस रिपोर्ट को जब पढ़ा जाता है और देखा जाता है तो उसके बाद इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि ये लाश वाकई ही आसिफ की थी। अब उसके बाद पुलिस क्या काम करती है कि पुलिस करती है रेड। अब इसके बाद पुलिस की जानिब से एक और रेड की जाती है और इस कैसरा नाम की खातून को लेडी कांस्टेबल जो है वो अरेस्ट करके थाने ले आती है, जिसके बाद इससे भी तशवीश की जाती है। यहाँ तक है हमारा केस। और जो दूसरा खानदान यानी कि आसिफ के भाई की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, पुलिस को दी गई है। खास उन्होंने जमा कराई है कि जो पर्चा FIR दर्ज हुई थी जिसमें मुद्दईया लिखी गई थी कैसरा बीबी, इसको हटाकर आरिफ को मुद्दई बनाया जाए ताकि इस केस को अच्छी तरह से हैंडल किया जा सके। कैसरा ही मुद्दईया है और कैसरा ने ही जुर्म किया है, तो इस तरह से केस नहीं चल सकेगा। अब ये कहना है कि आसिफ की फैमिली की जानिब से अब यहाँ तक है हमारे इस केस का सूरत हाल। इस केस के मुतालिक अगर कोई भी मजीद अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ और ताकि इसके मुतालिक अवेयरनेस फैल सके। बाकी आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ मेज़बान को दीजिए इजाज़त। हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।